everyone, big changes. Yes. तो इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर सीबीएसई 12th बोर्ड्स 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आ गए, बट उससे पहले आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ कॉमर्स वाला। मेरा नाम है अंशिका चतुर्वेदी और आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोगों को तो ये पता होगा कि भाई बहुत सारे चेंजेस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं एंड एक्चुअली काफ़ी सारे बच्चे डर भी रहे। मैम इस बार 12th में इंग्लिश में आज तक सुना था कि अकाउंट्स में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है थोड़ा लोचा। मैम इंग्लिश में भी डर लग रहा है अब तो, पहले तो इंग्लिश में डर नहीं लगता था, अब इंग्लिश में डर लग रहा है। तो मैं आपको बता देती हूँ डरने वाली कोई बात नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर अब आप लोगों को क्या होना है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। कुछ चीज़ों को लेकर आप लोगों को होना है सीरियस, बहुत ज़्यादा। यस, क्योंकि दिस टाइम आप लोगों को वो हलवा नहीं मिलने वाला है। मतलब ऐसा नहीं है, अगर आप पढ़ोगे और आपने प्रैक्टिस करी होगी तो बहुत ज़्यादा इजी आप लोगों के लिए चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन अगर ऐसा है कि आपको पता ही नहीं कि क्वेश्चन पेपर चेंज हो गया, मतलब हम तो बस एक दिन पहले सोच रहे थे कि इंग्लिश देखेंगे और फिर जाके सॉल्व कर देंगे, तब थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि भाई सीरियस हो जाओ। अभी आप लोगों के पास काफ़ी सारा टाइम है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं करने को, तो आप उस टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हो अपने इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और ज़्यादा टाइम नहीं देना होता है, थोड़ा थोड़ा टाइम देना। पहले बात कर लेते हैं कि बिग चेंजेस मैं क्या बोल रही थी। तो बिग चेंजेस सबसे पहले तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अब कितने मार्क्स का हो गया है? 22 मार्क्स का हो गया है। MCQs आएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब लिखने वाले। लेकिन पहले क्या होता था कि पहले आप लोगों को MCQs जो होते थे वो बहुत ज़्यादा आ जाते थे और सब्जेक्टिव कम आते थे। बट अब CBSE लेकर आया है आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन। वो आप लोगों की राइटिंग स्किल्स को टेस्ट करेंगे, आपके सोचने का तरीका, आपके ऑब्जर्व करने का तरीका, ये सब सर्च बोल रही हूँ, टेस्ट करेंगे। और उसके साथ साथ आपका एग्ज़ाम में इस बार प्रेजेंस ऑफ माइंड होना तो हमेशा हर एग्ज़ाम में ज़रूरी होता है, बट इसमें बहुत ज़्यादा नीडेड होगा। क्योंकि अगर आप अपना पूरा का पूरा दिमाग लेके जाओगे ना एग्ज़ाम में तो आप आसानी से चीज़ें समझोगे। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की मैं बात करती हूँ तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 22 मार्क्स का आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आसान नहीं होगा, टफ भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप रीड करते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग रीडिंग को लेके बहुत आसानी से हो जाएगी। और अगर आपको रीड करने की हैबिट नहीं है तो कम से कम पैराग्राफ को 3 से 4 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अब ऐसा नहीं होगा कि आप जाके बोलते हैं कि ना जाके आप लोग क्या कर रहे हो, पूरा आपने सर्च कर लिया, पूरा आपने क्वेश्चन देख लिए और अब क्या करा आपने, जाके बस क्या पूछा है ये पूछा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जा रहे हैं, देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं और टिक करके आ रहे हैं आंसर। अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको पूरा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना पड़ेगा ताकि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आंसर कर पाओ भाई, तभी जाके हो पाएगा, ठीक है। तो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस ज़रूर करना है। ऐसा नहीं कि आपने नई प्रैक्टिस करी है, अभी से स्टार्ट कर दो। जितने भी सैम्पल पेपर्स है, जितने भी आप लोगों के पास टेस्ट पेपर्स है, उन सब में आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट कर दो। ईजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, मतलब क्वेश्चन आपने देखा और आपने आंसर करना है, तो वो चीज़ होगी। तो वहाँ पे आप लोगों को बस प्रेजेंस ऑफ माइंड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज ज़रूरी होगा। दूसरी चीज़ की बात करूँ, नोटिस एंड इनविटेशन। पहले तो ये ऐसे ही आ जाते थे, अब आपको 8 मार्क्स के आएंगे, 4-4 मार्क्स के। और नोटिस राइटिंग इनविटेशन में चेंज ये हुआ है कि एक तो मार्क्स चेंज हो गए और दूसरी चीज़ अब नोटिस राइटिंग पहले लॉस्ट हो गई, कोई चीज़ गुम गई है, द थिंग इज़ लॉस्ट, और या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। अब नोटिस राइटिंग थोड़ा सा घुमा के आ सकता है, फॉर्मेट वही रहेगा, लिखने का तरीका वही रहेगा, बट आप लोगों ने बस अपना प्रैक्टिस इस सैम्पल पेपर में कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं वो कर लेना ताकि आप लोग लिख पाओ। देखो भाई मैं बता रही हूँ ईजी रहेगा, फिर से बोल रही हूँ ईजी रहेगा, डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा। बस थोड़े चेंजेस हैं, उन पे फोकस करना और आप लोगों को आसानी से आराम से आप मार्क्स गेन कर सकते हो। क्योंकि अब क्या होता है ना कि अगर आप सोचो कि सिर्फ
बाकी सब्जेक्ट पढ़ के हम जा रहे हैं और बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़ के हम लोग सिर्फ मार्क्स गेन कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है, अगर उसमें मार्क्स कम हो जाते हैं आपके तो फिर आपका परसेंटेज भी मैटर करता है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मार्क्स आपको यहाँ पे भी अच्छे से कैरी करने हैं और यहाँ पे भी अपने मार्क्स को बनाए रखना है, ठीक है। और वो कैसे बनेंगे, आप लोगों को छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि इसको एक बार पढ़ लेना। दूसरी चीज़, हिंट्स, आपको अब हिंट्स वाले क्वेश्चन होंगे, क्योंकि अब क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे तो वहाँ पे आपको हिंट्स दे दिए जाएंगे कि ये क्वेश्चन का हिंट है। जैसे कुछ पूछ लिया गया आपसे, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ लिया गया और आपसे बोला कि इसको सॉल्व करना है, तो आपको हिंट भी दिया जाएगा कि आप क्या करोगे। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल पूछ लिया गया, पूछा आपसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में, ठीक है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड, अब भाई साइंस के स्टूडेंट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स दोनों लिख पाएंगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में, बट जिसको पता ही नहीं है कॉर्पोरेट वर्ल्ड क्या होता है तो वो कैसे लिखेगा। हाउ टू मेंटेन पीस इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, या कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको आर्टिकल लिखने को आ गया है, कुछ ऐसा आ गया, तो आपको हिंट्स तो दिए जाएंगे। कॉर्पोरेट वर्ल्ड अब क्या होगा, आप कैसे पीस मेंटेन, आप लोग तो कभी रहे नहीं हो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, आपने तो कभी जॉब ही नहीं करी है, तो अब आप उस पर कैसे लिखोगे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आइडियाज़। अब आपको आसानी से ये इन्वायरमेंट और ये सब चीज़ों को लेके नहीं पूछा जाएगा, आपको थोड़ी नई चीज़ें पूछी जाएंगी, तो आपको आइडियाज़ की ज़रूरत होगी, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको वो अब उसी टाइम आपको आइडिया सोचने हैं। तो ये सब चीज़ें देखना कि इस साल सैम्पल पेपर्स जो निकल रहे हैं उसमें कैसे कैसे टॉपिक आ रहे हैं, आपको आइडिया मिलेगा। और दूसरी चीज़, अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड पता है बच्चे को कि क्या होता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड होता है प्राइवेट जॉब्स जो करते हैं, जहाँ पे प्राइवेट आप नौकरी करते हो 9 to 5, ठीक है। तो वहाँ पे कैसे पीस मेंटेन करें, तो वही है कि आप लोगों को थोड़ा अपना आइडिया लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा थिंकिंग बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, वो चीज़ होगी, ठीक है। दूसरी चीज़, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे ना आप लोगों को, वो 3 आएंगे, उसमें आप लोगों को MCQs और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपके वो तो था अनरेड पैसेज ना, ये रेड पैसेज होगा, मतलब आपके NCERT में से पूछा जाएगा। अब NCERT में से पूछा जा रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें भी सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो 3 आपको पैसेज होंगे। MCQ में आपको वर्ड के मीनिंग पूछ लिए जाएंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछ लिए जाएंगे, या फिर हाँ MCQs में आपको यही चीज़ें पूछी जाएंगी कि वर्ड मीनिंग या सिनोनिम्स एंटोनिम्स। और दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप आराम से, अगर आपने चैप्टर्स पढ़े, रीडिंग लगाई है, तो आप लोग आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। बात करते हैं क्वेश्चन बेस्ड, किस किस पे होंगे, कैरेक्टर्स पे, थीम्स पे, ऑथर की राइटिंग स्टाइल कैसी है, मतलब जो मतलब फॉर एग्जाम्पल कमला दास है, तो कमला दास किस तरह का काम लिखा करती थी, वो किस तरह की चीज़ें लिखा करती थी। राइटिंग स्टाइल मतलब कि वो किस जॉनरा में लिखा करती थी, वो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कमला दास ने माय मदर एट 66 लिखा है, तो आपको क्या लगता है कि वो किस तरह की उनकी राइटिंग स्टाइल रही है। तो आपको बताना है कि उन्होंने ओल्ड एज के बारे में लिखा है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में लिखा है, वगैरह वगैरह, तो ये एक्सप्लेन करना है। ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। और स्टेटमेंट्स पूछे जा सकते हैं कि भाई ये स्टेटमेंट ऐसी है, ये बोली गई थी, और मतलब आपको बताना है कि इसमें आपका क्या टेक है, वगैरह वगैरह। एविडेंसेस, मतलब कि यहाँ पे आपको NCERT से कुछ भी उठा लिया जाएगा और वो दे दिया जाएगा, और वहीं से आपको फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मैं वही बोल रही हूँ, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ, आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है NCERT को रीड करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर्स को NCERT से रीड करना, लाइक अंडरलाइन करना मेन पॉइंट्स को, और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब आपको ऐसा नहीं है कि आप बस नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, ईजी होगा, फिर से बोल रही हूँ, डिफ़िकल्ट नहीं होगा, इजी ही होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये है कि आप लोगों ने NCERT रीड कर रखी होगी, और आप लोगों ने आइडिया लगाना है कि जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, किस तरह का क्वेश्चन है, और उसी तरह आपको आंसर करना है अगर आपको उस चीज़ की नॉलेज है। इट्स लाइक कि आप एक ऐसा एग्ज़ाम देने जा रहे हो जहाँ पे आपकी रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स और लिसनिंग स्किल्स तो नहीं, लिसनिंग स्किल्स तो आपकी शायद जो आपका प्रैक्टिकल होता है उसमें टेस्ट कर ली जाती है, तो रीडिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स और आपके आइडियाज़ टेस्ट करे जाएंगे कि आप कितना सोच सकते हो। इसको मान लो कि ये एक एग्ज़ाम होगा जहाँ पे आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा कि आप कितनी अच्छी इंग्लिश आपको समझ में आती है, आप लिख कितना सकते हो लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को। तीसरी चीज़ ये कि आप
कितने ज़्यादा कितने ज़्यादा अवेयर हो सराउंडिंग्स को लेके, आपके पास कितने आइडियाज़ है, आप कितना सोच सकते हो, आप किस तरह का सोच सकते हो, मतलब वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड, और या फिर आइडियाज़, या फिर जो भी बोल सकते हैं वो उसके बारे में पूछा जाएगा। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से करी है, आपने एनसीईआरटी को रीड करना है, ठीक है, चैप्टर को रीड करना है, और उसके बाद आपको सैम्पल पेपर्स देखना है कि इस साल कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसी तरह के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ऑथर के बारे में पढ़ना है, मैंने यहाँ पे मेंशन करा है कि सब चीज़ें करनी है। दूसरी चीज़, आप भी नई चीज़ें आ गई हैं, वो है पैरेलल क्वेश्चंस। 2 चैप्टर्स दे दिए जाते हैं और दोनों चैप्टर्स लाइक फॉर एग्जांपल सोफ़ी को उठा लिया गया और फिर वहाँ से दूसरे चैप्टर से उसको डेरेक को उठा लिया गया, या फिर डेरेक तो आपका इसी चैप्टर का था, या फिर बोल सकते हैं मिस्टर लैम को उठा लिया गया। तो ये 2 अलग अलग चैप्टर से, सोफ़ी आपका कौन से चैप्टर का है, गोइंग प्लेसेस, और मिस्टर लैम आपके ऑन द फेस ऑफ इट। अब इन दोनों कैरेक्टर्स को उठा के साथ में पैरेलल क्वेश्चन साथ में पुट कर दिया गया और बोल दिया गया कि भाई इमेजिन करो कि आप सोफ़ी हो और आपकी मिस्टर लैम से कॉन्वर्सेशन हो रही है, तो आप क्या कॉन्वर्सेशन करोगे, उसको आपको इतने से इतने वर्ड में लिखना है। अब बच्चे सोचेंगे मैम इसको कैसे लिखेंगे, हम क्या कॉन्वर्सेशन करेंगे, तो कुछ नहीं, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता है सोफ़ी कैसी थी। सोफ़ी बड़ी डे ड्रीमिंग करती थी, बड़ी इमेजिन करती थी दुनिया, वो मतलब ऐसे जो भी था उसका कैरेक्टर आपको पता है। मिस्टर लैम कितने थे, पॉजिटिव थे लाइफ को लेके, ये था वो था। अब इनकी कॉन्वर्सेशन होगी तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कॉन्वर्सेशन होगी तो कैसे स्टार्ट होगी। सोफ़ी ये बोलेगी कि Hi, I want to become boutique. I want to open a boutique or I want to become an actor. ठीक है, फिर मिस्टर लैम जो है वो ये बोलेंगे कि okay, that's a positive thought, but how are you going to become an actor or how you are going to open a boutique? तो फिर उसके बाद सोफ़ी बोलेगी that I don't know, but I want to do it. फिर मिस्टर लैम बोलेंगे but you should plan it. You should, मतलब ऐसे आपको कॉन्वर्सेशन लिखनी है और वो उतने ही वर्ड में लिखनी है, और एक जेन्युइन कॉन्वर्सेशन हर एक बच्चे के दिमाग में, जो भी आपके दिमाग में है वो लिखना है। बट आपका जो लाइक रिलेशन होना चाहिए वो चैप्टर से होना चाहिए, अगर क्वेश्चन में बोला है तो। ठीक है, डायरी एंट्री के फॉर्म में पूछा जा सकता है, या फिर ऐसे बोल दिया जा सकता है कि इमेजिन करो कि आप लुइजा हो, ठीक है, और आपने अपने हस्बैंड को समझाना है कि 3rd लेवल नहीं था, तो आप उसे कैसे समझाओगे, तो इमेजिन करना है। तो आप लुइजा हो, कैसे समझाओगे अपने हस्बैंड को, तो आप अपने वे में समझाओगे, मतलब आपको अपने आइडियाज़ को रखना है। ठीक है, लेटर के फॉर्म में कि इसको लेटर लिखो। ब्लॉग पोस्ट क्या होती है भाई, आप लोगों ने गूगल पे देखा होगा ना कि हाउ टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो बहुत सारे ब्लॉग्स आ जाते हैं, बहुत सारे। here are some steps, here are few steps to wake up early in the morning. First step, अलार्म लगाओ, फिर उसको समझाया, फिर ये करा। तो मतलब कि आप ब्लॉग कैसे लिखोगे, तो ऐसे बस चैप्टर से रिलेटेड ही पूछा जाएगा, कुछ उल्टा घुमा फिरा के नहीं पूछा जाएगा आपसे, एकदम आसानी से पूछा जाएगा। आप लोगों ने बस पता है क्या करना है, कुछ नहीं, आप लोगों ने एनसीईआरटी को रीड करना है, आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को प्रैक्टिस करना है, आपने नोटिस इन्विटेशन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, लेटर राइटिंग और इन सब के फॉर्मेट आप लोगों ने देखना है। उसके बाद आपका सबसे बड़ा टास्क होता है सैम्पल पेपर में जाके देखना है कि कितनी चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए नई हैं, और उन चीज़ों को एक बार रेफ़र करना है कि उसका आंसर आप कैसे लिख सकते हो। दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों ने अगर सब पढ़ रखा है तो आपको क्वेश्चन जब आप एग्ज़ाम में पढ़ोगे ना, तो 3 से 4 बार क्वेश्चन को पढ़ना, आपको हिंदी में अपने आप को ट्रांसलेट करना है कि वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, और फिर आप अपने आप को हिंदी में ही आंसर दे देना कि मुझसे ये पूछ रहा है कि भाई ये ऐसा 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 है, तो मतलब इसका आंसर ये हो सकता है। फिर उसको आपको कन्वर्ट काय में करना है, इंग्लिश लैंग्वेज में करना है। तो आसान होगा, पेपर बहुत आसान होगा, बट लाइटली नहीं लेना है, सीरियसली लेना है। कुछ नए चेंजेस थे जिसको मैंने आपको बता दिया है, प्लीज़ इनका ध्यान रखना। और उसके अलावा मैं ये बोलूँगी कि रही बात सैम्पल पेपर्स की, वो ज़रूर आप लोगों ने प्रैक्टिस करने एग्ज़ाम के पहले, ताकि जब आप एग्ज़ाम में बैठो, जब आप एग्ज़ाम में एंटर करो, तो आप लोगों को पता हो कि भाई ये चीज़ें आ सकती है, ये चीज़ें मेरे लिए एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप
ये जो जितने भी चेंजेस थे मैं आप लोगों के लिए कवर कर पाई हूँ। और प्लीज़ घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो इन केस अगर आप इस चीज़ को लेके अवेयर हो और आपको पता है कि आपको कैसे करना है। सिर्फ आपका क्या काम आएगा, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका नॉलेज चेक करा जाएगा इस इंग्लिश के पेपर में, ठीक है, कि आपको कितनी नॉलेज है, आप कितने आइडियाज़ लगा सकते हो और उस आइडियाज़ को इंग्लिश में कन्वर्ट कितना कर सकते हो। मतलब लिखना है, सोचना है, लिखना है, सोचना है, लिखना है, सिंपल, ठीक है। जिसको राइटिंग का शौक है, जो राइटर बनना चाहता है आगे ज़िंदगी में, तो वो तो कर लेगा। जो नहीं इस चीज़ में दिलचस्पी रखता है, उसके लिए मैं बात कर रही हूँ कि उसको थोड़ा सा रीडिंग करनी होगी और रीडिंग करके जाना होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड आई होप आप लोग अच्छा करो, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड मिलते हैं हम लोग इसी चैनल पे दूसरी चीज़ों को लेके और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को लेके। बाय, टाटा।